स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं आपके लिए यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा जी दोस्तों, जो कि दो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो कि एक होगी यहाँ पर आपको आज की और एक सुबह आपको मिलेगी। तो आज वाली वीडियो आ चुकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपको याद करके जाने अपने अप्लाइड फिजिक्स में। जैसे कि आप लोगों का जो एग्जाम है कल यहाँ पर 23 मार्च को होने वाला है, तो भैया ये अगर आप यहाँ पर तैयार कर लिए तो बिल्कुल से आप अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपके जो कि यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स वन में पूछे जाते हैं वही मैं लेके आया हूँ। तो इसके लिए जरूर से यार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाके उसको ज्वाइन करें, जहां पर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आने वाला है, तभी आप अच्छा अंक गेन कर भी पाएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफी सारे यहाँ पर स्टूडेंट का गलत हो जाता है दोस्तों। 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो पहले तो मैं आपको अति लघु उत्तरीय यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। एसआई प्रणाली क्या है? 7 मूल मात्रा तथा 2 पूरक मात्राओं पर आधारित यहाँ पर जो कि प्रणाली होती है एसआई प्रणाली कहलाती है। अगला है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के एसआई मात्रा तथा बीमा लिखिए। ये काफी बार पूछा गया है और आप में से काफी स्टूडेंट को याद भी नहीं होगा। तो भैया याद कर लीजिए कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के एसआई मात्रा तथा बीमा। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, जिसकी बीमा होती है ml2t-1। साथ ही साथ बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, बीमा होती है ml2t-2। ये आप याद करके, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर एक नंबर में पूछा जाता है और एक नंबर का ही अगर आप सही कर लिए तो आगे भी आपका यहाँ पर जरूर से सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया दर्शाइए कि कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमाएं समान है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था इसके पहले की वीडियोस में, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर प्लांक नियतांक का यहाँ बीमा पूछा गया था दोस्तों। तो आपको जरूर से इसको याद करके जाना है। कोणीय संवेग जो कि जे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई ओमेगा, इसकी जो बीमा होती है ml2t-1 होती है। इसी तरीके से प्लांक नियतांक जो कि ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है, तो ऊर्जा की मात्रा जो कि यहाँ पर बीमा होती है ml2t-2 बटे आवृत्ति मतलब समय का इनवर्स, तो t-1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1 में से 2 में से +1 कट जाएगा तो -1 बच जाएगा, ये हो जाएगा ml2t-1। दोनों की बीमा यहाँ पर आप दे सकते हैं समान है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखे यहाँ पर जाना है कि कोणीय संवेग की बीमा क्या होती है और प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। अगला यहाँ पर है मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक भैया आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अगला है एमकेएस प्रणाली के मात्रकों के नाम लिखिए। तो एमकेएस प्रणाली में जो मात्रक होते हैं भैया वो आपके मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल से भी नहीं देखना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा और दोबारा बिल्कुल से आप नहीं याद कर पाएंगे। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, यार याद जरूर से कर लीजिएगा, तभी आप अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। आगे यहाँ पर चलिए देखते हैं बीमा ml-2 वाली भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कीजिए। इसका यहाँ पर मात्रक क्या होगा? सिंपली यहाँ पर बीमीय सूत्र से हम ml2t-2 से मात्रक ज्ञात करेंगे। m जो कि आपका किलोग्राम होता है तो हमने किलोग्राम लिख लिया, l जो कि आपका मीटर होता है तो हमने मीटर लिख लिया, t-2 जो कि सेकंड का इनवर्स हो गया, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला यहाँ पर आपका है यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रों के साथ व्यक्त किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये कई बार एक नंबर पूछा गया है, परिभाषा इसकी लिखनी होती है, बस इतना ही आपको यहाँ पर लिख देना होता है। अगला यहाँ पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो 1 एम्पीयर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे के समानांतर एवं 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की लंबाई में 2×10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित होता है, वही हमारी कहलाती है 1 एम्पीयर धारा कहलाती है। अगला यहाँ पर हमारा कि भैया भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की बीमा वह घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये यहाँ पर आपके चैप्टर 1 से बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि अति लघु उत्तरीय में आपसे पूछे जाते हैं और आप में से काफी सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं। सेकंड हम देखेंगे जो कि आपको हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी दिखाया था कि एक यहाँ पर आपको सवाल जरूर से पूछा जाता है कि आपको उसकी यहाँ पर बीमा बतानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस समीकरण जो कि वैन डर वाल्स का होता है P+A/V² V-B=RT में A तथा B के नियतांकों की बीमाएं निकालिए। ये आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेगा और इस बार भी मिलेगा, किसी न किसी समीकरण में आपको A व B या D या C की बीमा निकालनी होगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको जरूर से यहाँ पर ये आना चाहिए। समीकरण बीमीय संतुलन के विधान से, जैसे कि आप जानते हैं बीमीय विश्लेषण का सिद्धांत होता है 2 समान बीमाएं वाली राशियों को आपस में ही जोड़ा अथवा घटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो A/V² की बीमा बराबर दाब की बीमा हो जाएगी। तो A/V², तो अगर हम B को यहाँ पर इस साइड ले लें तो ये हो जाएगा दाब की बीमा इंटू V² हो जाएगा A=, तो बस हम दाब की बीमा भी जानते हैं और यहाँ पर B मतलब वॉल्यूम की भी बीमा जानते हैं। दाब की बीमा क्या होती है? ml-1t-2 B² है, तो हम सिंपली B की बीमा क्या जानते हैं? L³ होती है, क्योंकि मीटर क्यूब होता है तो ये हो जाएगा L³। इसका स्क्वायर बस हम इसको हल करेंगे तो यह जाएगा हमारा क्या
ML5T-2 जो कि हमारी क्या हो गई ए की बीमा। अब हमें ए की बीमा पता चल चुकी है, तो सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे फिर से वी की बीमा क्या हो जाएगी। बी यहाँ पर आप देख सकते हैं वी माइनस बी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि समान राशियों को ही हम जोड़ा या घटा जा सकता है। तो वी माइनस बी, तो बी अगर घटा है तो यहाँ पर इसका मतलब है वी की बीमा बराबर बी की बीमा, तो वी की बीमा बराबर बी की बीमा, वी की बीमा क्या होती है एल क्यूब होती है, तो बी की बीमा हमारी हो जाएगी एल क्यूब। तीसरे तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि किसी भी यहाँ पर आपको समीकरण दिया जाएगा, उसमें ए बी सी इस तरीके की यहाँ पर राशि दे दी जाएगी और उसकी आपको बीमा बताना होता है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर सॉल्व करवाया है। अब अगला चलिए देखते हैं तीन लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा जाता है त्रुटि के चैप्टर से। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, त्रुटि में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना होता था क्या, त्रुटि निकालना होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं घन के द्रव्यमान मापन में 3% की त्रुटि है तथा प्रत्येक भुजा के मापन में 2% की त्रुटि है, तो घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। घनत्व के सूत्र से डी इक्वल टू क्या होता है M/L क्यूब होगा। घन के अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा डेल्टा D/D इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M/M इंटू 100 प्लस यहाँ पर L क्यूब होगा, तो L 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एल की डेल्टा L/L इंटू 100। तो बस हम मान रख देंगे डेल्टा M/M इंटू 100 का मान क्या था 3% प्लस 3 लिख देंगे, जो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इंटू में डेल्टा L/L का इंटू 100 का मान कितना था 3%। अब बस हम इसको जोड़ लेंगे, 3% प्लस 6% इज इक्वल टू हो जाएगा 9%। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा M/N मतलब कि द्रव्यमान और डेल्टा L/L मतलब कि यहाँ पर मापन की भुजा में, और यहाँ पर दोनों दिए था 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये 3 6 3 9% आपका यहाँ पर इसकी त्रुटि आ जाएगी। इसी तरीके से आपका अगला सवाल है, जो कि एक धातु का घनत्व 8.4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। एक प्रयोग में फलस्वरूप घनत्व का मान 8.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बस आपको सिंपली फार्मूला रख देना, प्रतिशत त्रुटि का क्या होता है प्रायोगिक मान ये डिफरेंस का चिन्ह इसलिए होता है कि जो भी बड़ा मान है उसमें से आप इसको घटा लीजिए एक दूसरे को, जिस जैसे आप चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.4 इंटू 10⁻³ डिफरेंस 8.7 इंटू 10⁻³, तो यहाँ से 8.7 में से घटेगा, ना कि 8.4 में से घटेगा, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह लगाया। बस इसको यहाँ पर यही फार्मूले पर आप हल कर दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है दोस्तों, आप जरूर से इसको सॉल्व करके जाइएगा। अगला है सर लोलक जी के मापन में लंबाई में 4% की शुद्धता एवं दोलनता को 3% की शुद्ध होती है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको लगाना है। अगला यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका है कि एक घन की भुजा की लंबाई में इतना %, द्रव्यमान में इतना % त्रुटि है, घन के अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो बस सिंपली आपको वही फार्मूला रख देना है, ρ इज इक्वल टू M/L⁵। बस हम यहाँ पर उसका मान रख देंगे, द्रव्यमान में 4% का है, इसके बाद भुजा में यहाँ पर 3% का है, जो कि हम यहाँ पर जानते हैं जब भी यहाँ पर L³ होता है तो 3 आगे जाता है, 3 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100। तो बस हम इसका मान रख देंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आगे हम जोड़ लेंगे, हमारा यहाँ पर 13 9 4 13% यहाँ पर हमारा जो कि यहाँ पर इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। इसी प्रकार से किसी प्रकार से यहाँ पर किसी आयताकार गुटके की लंबाई तथा चौड़ाई मापी गई है, इसके क्षेत्रफल में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। यही सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, जो कि आपको % दे दिया गया था। पहले आपको परसेंटेज इसका निकाल लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी त्रुटि बतानी है, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.06 मीटर 1.06 मीटर व्यास वाले 1.06 मीटर व्यास के वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंकों में याद कीजिए। पहले हम यहाँ पर व्यास π/d²/4 हम कर देंगे, जो कि यहाँ पर हमें व्यास पता है, बाकी आप आर भी क्या कर सकते हैं। 1.06 को पहले आप आर बनाएंगे 2 से भाग करके, इससे अच्छा है कि πd²/4 ही आप लगा दीजिए डायरेक्ट। पाई का मान हमें पता ही है, पाई का मान कितना हमें पता है, पाई का मान हमें पता है भैया 3.14, बस हम रख देंगे। और डी का मान हम रख देंगे, डी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसके बाद हम इसको याद करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया हमको इसको शुद्धतम सार्थक अंकों में लिखना है, तो यहाँ पर ये 2 2 4 2 6 अंकों तक चला गया है, तो लेकिन हम जानते हैं कि भैया 8 के बाद 2 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो ये 9 हो जाता, 5 से कम रहता है तो वही उतारा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 0.88। अगर ये यहाँ पर 2 जो कि 5 ज़्यादा होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो ये हो जाता 0.89 हो जाता। बस हम 2 अंकों तक लिखते हैं सार्थक अंकों को, तो हमारा यहाँ पर देखिए 2 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 0.88 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सार्थक अंक में होगा। अगला यहाँ पर जो कि है आपका त्रुटि से क्या तात्पर्य है, किसी भौतिक राशि की माप पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है, माप में इस अनिश्चितता को ही क्या कहा जाता है, त्रुटि कहा जाता है। दोस्तों त्रुटि की परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो आपको इसको जरूर से याद करके जाना है। परम त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि के मापन में परम त्रुटि उस भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा माने गए मान का अंतर होता है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक की परिभाषा। परम त्रुटि किसे कहते हैं, और उसके बाद सार्थक अंक जो कि पहचानने के 2 नियम
है, इन सभी को याद करके जरूर जाना है। कई बार यहाँ पर ये 2 नंबर में पूछा गया है। सार्थक अंक पहचानने के नियम, पहला सभी अंक अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 शून्य अंक के बीच वाले सभी शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं, चाहे दशमलव बिंदु कहीं भी लगा हो। अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि क्या होती है? अनियमित त्रुटियां वो त्रुटियां होती है जिनके बारे में मापन प्रक्रिया के दौरान कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तथा ये त्रुटियां अनियमित रूप से कभी भी घटित हो सकती है। मतलब ऐसी त्रुटि जो कभी भी घटित हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, अचानक भूकंप आ गया तो यहाँ पर उसमें त्रुटि आ जाती है। तो ये सभी त्रुटियां ऐसी त्रुटियां होती हैं जो उसमें मतलब कि कोई भी भविष्यवाणी की जा नहीं सकती, मतलब कब यहाँ पर इसमें त्रुटि आ जाएगी, यही आपकी क्या कहलाती है? अनियमित त्रुटि कहलाती है। राशि में जोड़ में अधिकतम त्रुटि की कितनी होती है? यहाँ पर जोड़ के लिए यह होता है डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। यदि प्रयोग में विभिन्न मापों में सार्थक अंकों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो किस राशि को अधिक शुद्ध से मापा जाता है? जिस राशि में सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम हो उसको अधिक शुद्धता से मापना चाहिए, क्योंकि इसके कारण प्रत्युत्तर सर्वाधिक होती है। अगला सवाल जो कि आपका यहाँ पर, किसी सरल रेखा में खंडों की लंबाई इतने 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 सार्थक अंकों को जोड़ने के अनुसार संपूर्ण लंबाई याद कीजिए। बस आपको इसको जोड़ लेना है और इसका यहाँ पर जो अंक लिख देना है वो सार्थक अंकों में लिख देना, 18 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। अगला है भौतिक राशि में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, 2021 में यहाँ पर रख सकते हैं, 2014 2017 में भी पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है भैया, इसको जरूर से याद करके आपको जाना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मापन में त्रुटियों को प्रभावित कीजिए। भौतिक राशि में सामान्यतः सभी भौतिक राशियों की माप के लिए ज्ञात किए गए प्रेक्षण में कुछ न कुछ अनिश्चितताएं अवश्य होती हैं। इन अनिश्चितताओं को ही क्या कहता है? त्रुटि कहते हैं। इन्हें त्रुटियों के कारण प्राप्त मान यथार्थ मान से थोड़ा भिन्न होता है। मापी गई भौतिक राशि को 100% यथार्थ नहीं किया जा सकता है। भौतिक राशि के प्रेक्षित मान तथा यथार्थ मान का अंतर ही त्रुटि का मान होता है। मापन में क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न प्रकार से होती हैं। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, यंत्रों के कारण व्यक्तिगत त्रुटियां, पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटियां, बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, ये आपको हेडिंग दिया गया है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटि, तो ये आप पढ़ के जरूर से जाइएगा। यहाँ तो त्रुटि कई बार पूछा गया है तो पढ़ना जरूर से आपको है इसको, नहीं तो आप नहीं अंक अच्छा गेन कर पाएंगे। अगला चैप्टर है जो कि आपका सदिश वेक्टर से है। सदिशों और अदिश राशियों में क्या अंतर है? सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये आप जरूर से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ये पूछा गया है। दाब और बल में कौन सदिश है तथा कौन अदिश, कई बार यहाँ पर ये पूछा गया है भैया दाब और बल में कौन सदिश राशि है कौन अदिश। बल सदिश राशि और दाब क्या है आपकी, क्योंकि बल यहाँ पर एक डायरेक्शन को दर्शाता है कि मतलब इसी दिशा में लगेगा या फिर इसी दिशा में लगेगा, लेकिन दाब कहाँ भी लग जाएगा ये आप नहीं बता सकते, इसलिए दाब अदिश राशि है और बल जो है आपका यहाँ पर सदिश राशि है। अगला निम्नलिखित में से अदिश तथा सदिश राशियाँ छाटिए। तो ये आप जरूर से यहाँ पर याद करिए कौन कौन से सदिश हैं, कौन कौन से अदिश हैं। अदिश में आवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, घनत्व, तो जिसमें भी डायरेक्शन नहीं होगी वो सभी यहाँ पर अदिश होंगी, जिसमें डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वही मान होगा जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए का है? तर्क दीजिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिणाम तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के परिमाण के बराबर, परंतु इसकी दिशा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की दिशा विपरीत होगी। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर वेक्टर बी इस तरीके का माइनस वेक्टर ए हो गया तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए परिमाण तो सेम होगा, इसका मान तो सेम आएगा। मान लीजिए इसका मान 2 आ गया, लेकिन इसका क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज, इसलिए हमारे माइनस लग जाएगा। अगला यहाँ पर दो सदिशों का सदिश योग उनके परिमाणों के अतिरिक्त अन्य किस बात पर निर्भर करता है? दो सदिशों का सदिश योग उनके परिमाणों के अतिरिक्त उनके बीच के कोण, या तो जिसे हम ज्या कहते हैं, ज्या, उसके बराबर होता है, तो उसके बराबर होता है, उस पर निर्भर करता है। यदि दो सदिशों के परिमाणों को नियत रखा जाए, कोण को बदल दिया जाए, तो उनके सदिश पर क्या पर होगा? सदिशों का परिमाण व दिशा दोनों बदल जाएंगे। तो अगर आपके कोण बदल गए सदिशों का, तो भैया उसका दिशा और परिमाण दोनों बदल जाएंगे। दो सदिश परिणामी सदिश का, मान लीजिए सदिशों में एक सदिश के मान कम सकता है, हाँ, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो वो कार्य करेंगे। क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए है? हाँ, क्योंकि सदिशों का योग क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। दोस्तों आप जानते हैं माइनस वाला तो नहीं करता है, लेकिन वो जो प्लस वाला है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए वेक्टर ए का मान 2 है प्लस 3 इस तरीके का है, इसके बाद यहाँ पर वेक्टर बी का मान 3 प्लस 2 आप कर दिए, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। इसमें चाहे आप इसको आगे कर दें या फिर इसको आगे कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ये माइनस होता है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, दिशा यहाँ पर बदल जाती है। क्या विभिन्न परिमाण वाले दो राशियों को इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि उनका परिणामी शून्य हो? नहीं भैया, ये बिल्कुल से आप नहीं जोड़ सकते हैं कि उनका परिणामी शून्य हो। अगर मान लीजिए राशि भिन्न भिन्न है तो भैया उसको नहीं आप कर सकते हैं, उसका परिणामी शून्य नहीं कर सकते हैं। क्या 3 सदिशों का सदिश योग शून्य हो सकता है? हाँ, यदि तीनों सदिशों का परिणाम तथा दिशा में चक्रीय क्रम से लिया जाए। तो जैसे कि हमने आपको मैथ वाले में बताया था कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका आई कैप,
ये हो गया आपका जे कैप और ये आपका हो गया क्या के कैप। अगर हम इसे चक्रीय इस एक डायरेक्शन से लें, चक्रीय क्रम में लें इस तरीके से, तो उनका योग शून्य होगा। लेकिन अगर हम उसको बदल देते हैं तो माइनस प्लस में अंतर आ जाता है, तो यहाँ पर शून्य नहीं होगा। किस दशा में दो सदिशों का स्केलर गुणनफल न्यूनतम होता है? तो जब दो सदिशें परस्पर लंबवत होती हैं तो उनमें एक सदिश शून्य शून्य हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं जब भी दो सदिश यहाँ पर परस्पर लंबवत होती हैं तो उसका जो यहाँ पर गुणनफल होता है वो क्या हो जाता है? शून्य होता है। अगला यहाँ पर एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन बल लगा हुआ है, बल की दिशा से इतना कोण बढ़ाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, तो बल द्वारा सिंपली हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें कि भैया इसमें आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको कार्य बताना है कितना उसने कार्य किया। न्यूटन बल भी दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है, विस्थापन भी दिया हुआ है, आपका मान दिया हुआ है 150 न्यूटन। इसके बाद जो कि यहाँ पर मीटर मतलब विस्थापन दिया हुआ है आपको यहाँ पर 15 मीटर और कॉस थीटा का मान जो कि आपको दिया हुआ है 60 अंश, थीटा इज इक्वल टू 60 अंश। तो बस हम फार्मूला रख देंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा रख देंगे, एफ इंटू डी 150 इंटू 15 और यहाँ पर कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है, रख देंगे। ये हो जाएगा 75 इंटू 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1125 जूल आ जाएगा यहाँ पर आपका ये आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसे याद करके जाते हैं तो 100% आप इसको सही करके ही आएंगे। अगला है यहाँ पर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप, जहाँ i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है तथा j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। तो इस ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, तो अदिश गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला जाता है। आप जानते हैं आई का गुणनफल 1 होता है, डॉट में आई का जो डॉट होता है 1 होता है, जे का डॉट होता है 1 होता है, के का डॉट जो होता है 1 होता है। सिंपली हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से भैया आई वाले में होगा, जे वाले में होगा, के वाले में होगा। तो पहले आई में कराएंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 5 ये 10 हो जाएगा। लेकिन जब हम आई इंटू जे करते हैं या फिर जे इंटू के करते हैं, इसका सभी का शून्य होता है, तो ये हो जाएगा शून्य। बस यहाँ पर मेन वाला जो गुणा होगा वही होगा। सिंपली हम अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 5 और 2 का गुणनफल हो जाएगा 10, फिर हम प्लस लिख देंगे 5 और 2 का हो जाएगा -10 इसमें, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, -10 हो जाएगा और जे वाला 1 हो जाएगा, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अभी आप यहाँ पर कर सकते हैं, 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तथा का अदिश गुणनफल करना है। तो यहाँ पर अदिश में क्या होता है भैया, इसी तरीके से सेम हम करेंगे आई वाला। तो आई से आई हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस इसके बाद जे से जे में हो जाएगा बस ये माइनस माइनस प्लस 10 यहाँ 30, ये हो जाएगा 30। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 10 चौके 40, सॉरी 10 चौके 40 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आई वाला, फिर आई से जे में, फिर जे का आई में, फिर जे का जे में। तो ये आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी तरीके से होगा कि आई वाला 3 गुणे 1, आई से आई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा ये। फिर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और गुणे 4 हो जाएगा 40, और 40 और 3 कितना हो जाता है 43 हो जाता है। यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला सवाल जो कि आपका है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एकांक सदिश हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में मॉड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मॉड बंद हो गया, जहाँ थीटा सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो सिद्ध करना है, सिंपली हम पहले लिखेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा है। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर हम इसको होल स्क्वायर करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, क्योंकि हम किसी भी संख्याओं को 2 बार गुणनफल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 4 हमने लिखा है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 बार करके। तो इसी तरीके से हमने किया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। अब बस हम यहाँ पर मान रख देंगे उन सभी का, बस हमारा आंसर आ जाएगा। वेक्टर ए का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बस 2 माइनस यहाँ पर 1 1 जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है हमारे पास कॉस थीटा है, तो 2 माइनस कॉस थीटा, 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ पर अगर π/2 के रूप में लिखें तो भैया क्या मिलेगा हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बस हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बस हम इसको यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
अब अगला यहाँ पर वेक्टर के जोड़ने की त्रिभुजीय नियम, जो कि आप इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आप एक बार इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि भैया बल आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। काफ़ी टाइम यहाँ पर पूछा गया है और इसको जरूर से आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, माना कोई बल एफ एम द्रव्यमान की वस्तु पर बहु अल्प समय डेल्टा टी, मतलब कि छोटे समय के लिए जब भी हम यहाँ पर किसी चीज़ को दर्शाते हैं तो उसे हम किसे दर्शाते हैं, डेल्टा से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे डेल्टा टी के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा भी हो, ये भी अल्प समय के लिए ही होगा परिवर्तन, तो वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाती है, वेग परिवर्तन की दर आप जानते हैं b/t होता है, लेकिन ये जाएगा डेल्टा v बटे डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर हमने डेल्टा v माना है वस्तु का वेग और समय माना क्या डेल्टा टी, तो वेग परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा v बटे डेल्टा टी। अब हम देखेंगे आवेग की परिभाषा से। आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल, तो एफ, और समय अंतराल हमने क्या माना है डेल्टा टी माना है, एफ इंटू डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगला है न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम से बल इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, इसको हम सेकंड मान लेंगे। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को ही क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। सिंपली हम यहाँ पर सेकंड फार्मूले से समीकरण 2 से एफ इज इक्वल टू एम में एक स्थान पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। सिंपली हमने वही लिख दिया एक ही स्थान पर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से एफ इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हम देखें समीकरण 1 में क्या है, एफ इंटू डेल्टा टी है, तो एफ का मान हम क्या रख देंगे, एफ का मान हम डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे एम इंटू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। सिंपली हमने रख दिया आई जी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा एम इंटू डेल्टा वी आ जाएगा, एम इंटू डेल्टा वी। द्रव्यमान इंटू वेग परिवर्तन इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा पी। यहाँ से आप देखें तो आवेग इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ आई को आवेग कहते हैं, डे पी जो कि यहाँ पर डेल्टा पी यहाँ पर क्या होता है संवेग परिवर्तन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आवेग इज इक्वल टू संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल का आवेग उसके द्वारा उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसे हम यहाँ पर इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अगला यहाँ पर एक कोणीय वेग की परिभाषा दीजिए तथा इसकी रेखीय वेग से संबंध स्थापित कीजिए। यार कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर इसे याद है भैया 100% आप 5 नंबर गेन कर पाएंगे, एकदम 100%, और ऊपर वाला भी यहाँ पर 100% आप 5 नंबर गेन कर पाएंगे। ये दोनों अगर आप तैयार कर लिए तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोणीय वेग की परिभाषा लिखी तथा इसका रेखीय वेग से संबंध कीजिए। कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को ही उसका कोणीय वेग कहते हैं। इस तरीके से मान लीजिए कोई सर्किल है, चलिए हम यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो भैया अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किल है और यहाँ पर ये आपका केंद्र है और यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर पिंड है इस तरीके से, और ये वृत्तीय गति कर रहा है, इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है। अब ये 1 सेकंड में जितना कोण अंतरित करेगा ये थीटा, यही आपका क्या कहलाएगा कोणीय, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये आपका कोणीय वेग कहलाएगा। 1 सेकंड में जितना यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण जितना थीटा यहाँ पर लगाएगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा कोणीय वेग। और कोणीय वेग का यहाँ पर जो फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, जो कि एन यहाँ पर होता है चक्रों की संख्या होती है, जितना चक्र वो घूमता है वही यहाँ पर एन कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है तथा इसकी विमा टी इनवर्स होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, इसकी विमा टी इनवर्स होती है। एक समान वृत्तीय गति में औसत कोणीय वेग तथा ताक्षणिक कोणीय वेग दोनों एक ही होते हैं। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होता है ये हम चलिए देख लेते हैं। तो रेखीय वेग इज इक्वल टू होता है त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, रेखीय वेग इज इक्वल टू त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो आर ओमेगा जहाँ पर क्या है कोणीय वेग है, तो नियत कोणीय वेग से गति करता हुआ कोई कण केंद्र से जितनी दूरी पर चल रहा है वह उसका रेखीय वेग भी उतना ही होता है। आप ये जरूर से संबंध याद रखी जाइएगा भैया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये जरूर से याद करके जाइएगा। देखिए तो कोणीय वेग में संबंध निकाला किस तरीके से जाता है, अब ये हम सीखेंगे। जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमें मिला है ये किस तरीके से आता है ये अब हम चलिए यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया जो अल्फा होता है आपका वो क्या होता है डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर होता है। तो आप जानते हैं जो अल्फा होता है आपका यहाँ पर डी ओमेगा बटे डी टी के बराबर होता है, जो कि आपका कोणीय त्वरण होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा अभी हमने यहाँ पर सिद्ध करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बटे आर,
रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में हमको संबंध जो आप स्थापित करना है। रेखीय त्वरण जो रेखीय त्वरण किसको कहते हैं, एक हो, और कोणीय त्वरण जो कि आपका होता है अल्फा, इनमें हमको संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले हमने अभी यहाँ पर देखा ही है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध हमने देख लिया है। तो अगर हम देखें ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, और हमें पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब आगे हम देख लेते हैं, सिंपली यहाँ पर अल्फा का मान हम रख देंगे इसमें v बाई आर वाले में, सिंपली हम रख देंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई आर, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है v बाई आर हम रख देंगे डी वी बाई आर बटे डी टी। 1/r हम बाहर कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा डी वी बटे डी टी, और डी वी बटे डी टी क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है आपका, रेखीय त्वरण कहलाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए बाई आर हो जाएगा, या फिर हम इसको ए को इस साइड कर ले तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। यही हमारा होता है कोणीय वेग और कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध होता है। तो इसको जरूर से याद करके जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से इसको याद करके जाना चाहिए। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारा भैया अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं और इसकी बीमा क्या होती है। ये कई बार पूछा गया है, कई सारे यहाँ पर एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आपको अभिकेंद्र बल के बारे में बोला गया था, इसके पहले भी यहाँ पर अभिकेंद्र बल पूछा गया है, तो कई सारे यहाँ पर में पूछा गया जिसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो जब कोई कण अथवा पिंड एक समान चाल से v से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसका एक अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसका परिणाम v² r अचर रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है और सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। न्यूटन के नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही रहती है जो त्वरण की होती है। अतः स्पष्ट है कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की होती है, और इसे ही हम यहाँ पर अभिकेंद्र बल कहते हैं। दोस्तों, वृत्तीय गति करता हुआ मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये इस तरीके से उसकी जो यहाँ पर दिशा है वो यहाँ पर केंद्र की ही होगी, और वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी पिंड जो कि यहाँ पर केंद्र की ओर एक बल मतलब इसको आकर्षित करता है। ये आप मान के रखिए कि मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस पर कोई यहाँ पर पिंड इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ से एक फोर्स कार्य करेगा जो इसको नियत वेग से इस तरीके से यहाँ पर घुमाता रहेगा, जो कि वास्तव में होता नहीं है, और यही आपका क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि पिंड का द्रव्यमान नियम हो तो अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू होता है m इज इंटू v² बटे आर, जो कि अभिकेंद्र त्वरण आप जानते हैं क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण r ओमेगा स्क्वायर v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हम रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, जिसकी बीमा होती है MLT2। उदाहरणता यहाँ पर उदाहरण हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी अचानक दाईं ओर घूम जाती है तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है, इसके व्यक्ति को अपने ऊपर दाईं ओर एक बल लगा हुआ अनुभव होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो जड़त्व होता है सेम वही यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एक बल होता है जो कि होता है अभिकेंद्र बल होता है। जब आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, जब गाड़ी इस साइड मुड़ रही है तो आप इस साइड यहाँ पर धक्का एक महसूस करते हैं, जब गाड़ी इस साइड घूमती है तो आप इस साइड एक धक्का महसूस करते हैं। वही बताया जा रहा है कि आपको एक अलग प्रकार का यहाँ पर फोर्स जो कि महसूस होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। अपकेंद्र बल क्या होता है, तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से अभिकेंद्र बल का कार्य का सिद्धांत समझाइए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान कणों को पृथक किया जाता है। इस यंत्र में द्रव को किसी बर्तन और नालियों में भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिसकी क्रिया में भारी हल्के कण अपेक्षा केंद्र से अधिक दूरी पर परिध की ओर चले जाते हैं और इस प्रकार पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है, केंद्रिक बल पर वो आधारित होती है। उदाहरण आपको दिए गए, आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। दूध से क्रीम के अलग होने का कारण समझाइए। तो दूध से क्रीम होने का अलग होने का कारण यहाँ पर ये है कि दूध से क्रीम अपकेंद्र बल के कारण होती है अलग। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि जब इस मशीन को तेजी से घुमाया जाता है, दूध के कण क्रीम के कणों की अपेक्षा कम अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं और अतः क्रीम तथा दूध के कण साथ साथ घूमते नहीं है। क्रीम के हल्के कण छोटी त्रिज्या का वृत्तीय मार्ग यहाँ पर ग्रहण करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर अलग हो जाते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके इस चैप्टर का, इसको जरूर से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा पर 27.3 दिन अथवा इतने सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार कक्ष में करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इतनी ही किलोमीटर है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की ओर त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, ये अभिकेंद्र त्वरण का ही यहाँ पर फार्मूला हम इसमें सॉल्व करेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, चंद्रमा पर एक चक्कर लगाने में समय इतना है, सिंपली कोणीय वेग हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t या फिर 2πn होता है, आप जानते हैं Tn इक्वल टू 1/t होता है, चाहे आप जो लगाएं, लेकिन यहाँ पर हमें चक्कर दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर t को रखेंगे। सिंपली हम इसका मान रख देंगे, तो टू का
2 इंटू पाई का मान 3.14 बटे टी का मान हमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। चक्कर लगाने में अगर मान लीजिए यहीं पर आपको आवृत्ति दे दिया जाए, समय दे दिया जाए, आवृत्ति दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर एन 2 पाई एन सिंपली रखेंगे, 2 पाई इंटू एन रखेंगे, एन की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ पर टी का वैल्यू है तो 2 पाई बटे टी, 2 इंटू 3.14 बटे 2.36 इंटू 10⁶ रेडियन प्रति सेकेंड। अब हमें यहाँ पर ओमेगा पता चल जाएगा, कोणीय वेग। तो हमें क्या निकालना है, अभिकेंद्र त्वरण निकालना है। सबसे पहले आप जानिए कि अभिकेंद्र त्वरण और कोणीय वेग में क्या होता है संबंध, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा का मान हमें पता चल चुका है, तो बस हम यहाँ पर ओमेगा का मान ला के इसमें रख देंगे। और हमें आर त्रिज्या पता ही है पृथ्वी की, तो बस हम यहाँ पर रख के इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बिंदु को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर 10 बटे पाई चक्कर प्रति सेकंड की दर से 36 दिशा में घुमाया जाता है। डोरी का तनाव याद कीजिए, तनाव भी आपका यही होता है mv² बटे आर। तो बस हमें जो जो ज्ञात है सिंपली रख के सिंपली उसका मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 100 बटे पाई स्क्वायर न्यूटन। यहाँ पर इसका मान बन जाएगा। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूँ भैया, ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, जो भी समझ में नहीं है आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि सुबह प्रोवाइड करूँगा वहाँ पर बता दूंगा। और जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछने आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।